હિમાચલના મંડીમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા ત્યાં જોઈએ। आए गए हैं और मैं आज विशेष रूप से हिमाचल के किसानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है। मुझे बताया गया करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा किसान इतने छोटे से राज्य में और बहुत ही कम समय में केमिकल मुक्त प्राकृतिक खेती के रास्ते पर चल पड़े हैं। और मैं आज अभी प्रदर्शनी में प्राकृतिक खेती के उत्पाद देख रहा था, उसकी साइज भी इतनी लुभावनी थी, उसके रंग रूप इतने लुभावने थे। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं हिमाचल के किसानों को इस बात के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और देश भर के किसानों को आग्रह करता हूं कि हिमाचल ने जो रास्ता चुना है, यह रास्ता उत्तम किसानी का एक उत्तम मार्ग है। आज जब पैक फूड का चलन बढ़ रहा है तो हिमाचल इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। साथियों, हिमाचल प्रदेश देश के सबसे महत्वपूर्ण फार्मा हब में से एक है। भारत को आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो इसके पीछे हिमाचल की बहुत बड़ी ताकत है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान हिमाचल प्रदेश ने न सिर्फ दूसरे राज्यों बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की है। फार्मा इंडस्ट्री के साथ ही हमारी सरकार आयुष इंडस्ट्री, नेचुरल मेडिसिन से जुड़े उद्यमियों को भी बढ़ावा दे रही है। साथियों, आज देश में सरकार चलाने के 2 अलग अलग मॉडल काम कर रहे हैं। एक मॉडल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वहीं दूसरा मॉडल है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ और विकास भी खुद के परिवार का है। अगर हम हिमाचल में ही देखें तो आज पहला मॉडल, जिस मॉडल को हम लेकर के आपके पास आए, वह मॉडल पूरी शक्ति से राज्य के विकास में जुटा हुआ है। इसी का परिणाम है कि हिमाचल ने अपनी पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन देने में बाकी सबसे बाजी मार ली है। यहां जो सरकार में है वो राजनीतिक स्वार्थ में डूबे नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरा ध्यान हिमाचल के एक एक नागरिक को वैक्सीन कैसे मिले इसमें लगाया है। और मुझे एक बार वर्चुअली इस काम में जुटे लोगों से बात करने का सौभाग्य मिला था। बड़ा प्रेरक, एक एक की बात इतनी प्रेरक थी। भाइयों बहनों, हिमाचल के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता थी, इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों में भी कष्ट उठा करके भी सबने वैक्सीन पहुंचाई। ये हमारा सेवा भाव, लोगों के प्रति दायित्व का एहसास है। यहां सरकार ने लोगों के विकास के लिए अनेक नई योजनाओं को लागू किया है और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी बेहतर तरीके से विस्तार कर रही है। ये दिखाता है कि हिमाचल सरकार को
लोगों की, गरीबों की कितनी चिंता है। साथियों, आज हमारी सरकार बेटियों को बेटों के समान अधिकार देने के लिए काम कर रही है। बेटा बेटी एक समान, और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें आई हैं तो उनके आशीर्वाद हमें इस काम के लिए ताकत देते हैं। बेटा बेटी एक समान। हमने तय किया है कि बेटियों की शादी की उम्र भी वही होनी चाहिए जिस उम्र में बेटों को शादी की इजाजत मिलती है। देखिए, सबसे ज्यादा तालियां हमारी बहनें बजा रही है। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल होने से उन्हें पढ़ने के लिए पूरा समय भी मिलेगा और वो अपना कैरियर भी बना पाएगी। हमारे इन सारे प्रयासों के बीच आप एक दूसरा मॉडल भी देख रहे हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, अपना वोट बैंक देखता है। जिन राज्यों में वो सरकार चला रहे हैं उसमें प्राथमिकता गरीबों के कल्याण को नहीं बल्कि खुद के परिवार के कल्याण की ही है। मैं जरा चाहूंगा, देश के पंडितों से आग्रह करूंगा, जरा उन राज्यों का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी जरा देख लीजिए। उनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी इस बात का गवाह है कि उन्हें अपने राज्य के लोगों की चिंता नहीं है। साथियों, हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ आपकी हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निरंतर काम कर रही है। अब सरकार ने तय किया है कि 15 से 18 साल के बच्चे बीच जो बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, उनको भी 3 जनवरी सोमवार से वैक्सीन लगाना शुरू हो जाएगा। तीन जनवरी सोमवार से अभियान शुरू होने वाला है। मुझे विश्वास है हिमाचल प्रदेश इसमें भी शानदार काम करके दिखाएगा। देश को दिशा देने का काम हिमाचल करके रहेगा। हमारे जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो पिछले 2 साल से कोरोना से लड़ाई में देश की एक बहुत बड़ी ताकत बने हुए हैं। उन्हें भी 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज देने का काम शुरू होगा। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें भी डॉक्टरों की सलाह पर प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया गया है। ये सारे प्रयास हिमाचल के लोगों को सुरक्षा कवच तो देंगे ही, यहां के लिए जरूरी टूरिज्म सेक्टर को भी बचाने में और आगे बढ़ाने में ये बहुत मदद करेंगे। साथियों, हर देश में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, लेकिन आज हमारे देश के लोग
स्पष्ट तौर पर दो विचारधाराओं को देख रहे हैं। एक विचारधारा विलंब की है, दूसरी विचारधारा विकास की है। विलंब की विचारधारा वालों ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की कभी परवाह नहीं की, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, लोगों की बुनियादी सुविधा देने का काम हो। विलंब की विचारधारा वालों ने हिमाचल के लोगों को दशकों तक इंतजार करवाया। इसी वजह से अटल टनल के काम में बरसों का विलंब हुआ। रेणुका जी परियोजना में भी 3 दशकों का विलंब हुआ। उन लोगों की विलंब की विचारधारा से तद्दन अलग हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है। हमने अटल टनल का काम पूरा करवाया। हमने चंडीगढ़ से मनाली और शिमला को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया। हम सिर्फ हाईवे और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ही विकसित नहीं कर रहे, बल्कि अनेकों जगह हम रोपवे भी लगवा रहे हैं। हम दूर दराज के गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी जोड़ रहे हैं। साथियों, बीते 6-7 सालों में जिस तरह डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, उससे हमारी बहनों के जीवन में विशेष तौर पर बहुत बदलाव आया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। शौचालय की सुविधा मिलने से भी बहनों को बहुत राहत मिली है। पानी के लिए यहां की बहनों बेटियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। एक समय था जब पानी का कनेक्शन पाने के लिए ही कई दिनों तक सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज सरकार खुद पानी का कनेक्शन देने के लिए आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आजादी के 7 दशक में हिमाचल में 7 लाख परिवारों को पाइप से पानी मिला था। 7 दशक में 7 लाख परिवारों को। सिर्फ 2 साल के भीतर ही, और वो भी कोरोना काल होते बावजूद भी, 7 लाख से अधिक नए परिवारों को पाइप से पानी मिल चुका है। 7 दशक में 7 लाख कितने? 7 दशक में कितने? जरा उधर से भी आवाज आए, कितने? 7 दशक में 7 लाख। और हमने 2 साल में दिए 7 लाख और नए। कितने दिए? 7 लाख घरों में पानी पहुंचाने का काम। अब लगभग 90% आबादी के पास नल से जल की सुविधा है। डबल इंजन सरकार का यही लाभ होता है। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की
और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। इन योजनाओं में हिमाचल के लगभग 1.25 लाख मरीजों को फ्री इलाज मिल चुका है। इसी प्रकार यहां की सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का विस्तार गृहिणी सुविधा योजना से किया, जिससे लाखों बहनों को एक नई मदद मिली। केंद्र सरकार इस मुश्किल समय में जो मुफ्त राशन पहुंचा रही है, उसको तेजी से हर लाभार्थी तक पहुंचाने का काम भी राज्य सरकार यहां कर रही है। साथियों, हिमाचल वीरों की धरती है। हिमाचल अनुशासन की धरती है। देश की आन बान और शान को बढ़ाने वाली धरती है। यहां के घर घर में देश की रक्षा करने वाले वीर बेटे बेटियां हैं। हमारी सरकार ने बीते 7 वर्षों में देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, पूर्व फौजियों के लिए जो निर्णय लिए हैं, उसका भी बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के लोगों को हुआ है। 1 रैंक 1 पेंशन का दशकों से अटका हुआ फैसला, विलंब वाली नीति, वो अटका हुआ फैसला हो या फिर सेना को आधुनिक हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम, ठंड में परेशानी कम करने के लिए जरूरी साधन संसाधन देना हो या फिर आने जाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, सरकार के प्रयासों का लाभ हिमाचल के हर घर तक पहुंच रहा है। साथियों, भारत में एक बार पर्यटन और तीर्थाटन आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। तीर्थाटन में हिमाचल का जो सामर्थ्य है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये शिव और शक्ति का स्थान है। 5 कैलाश में से 3 कैलाश हिमाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार हिमाचल में कई शक्तिपीठ भी है। बौद्ध आस्था और संस्कृति का भी अहम स्थान यहां मौजूद है। डबल इंजन की सरकार हिमाचल की इस ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली है। मंडी में शिव धाम का निर्माण भी इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है। भाइयों और बहनों, आज जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हिमाचल भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। यानी ये हिमाचल के लिए नई संभावनाओं पर काम करने का भी समय है। हिमाचल ने हर राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई है। आने वाले समय में भी ये उत्साह जारी रहेगा। एक बार फिर विकास और विश्वास के 5वें वर्ष की ओर नव वर्ष की मंगल कामनाएं, आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। इतना प्यार देने के लिए, इतने आशीर्वाद देने के लिए मैं फिर एक बार इस देवभूमि को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। તો હિમાચલની અંદરના જે વિકાસના કાર્યો છે તેને લઈને પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું છે કે દેશનું એ રાજ્ય છે કે જેઓએ સૌથી વધુ રસી આપી અને પ્રદર્શન કર્યું છે કે કેવી મક્કમતા સાથે આગળ વધી શકાય છે જો સાચો નિર્ધાર અને ચોક્કસ ધ્યેય સાથે તમે આગળ વધતા હો। તો 11,000 કરોડથી વધુની રકમની યોજનાઓનું પણ લોકાર્પણ કર્યું અને શિલાન્યાસ કર્યો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ। હિમાચલના મંડીથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આપ લાઈવ જોઈ રહ્યા હતા। જાહેર સભામાં કોંગ્રેસ ઉપર પણ નિશાન સાધ્યું હતું। अन्य खबरों पर હવે નજર કરીએ। સુરતમાં અકસ્માતની ઘટના બની, સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે। આ ઘટના સ્કૂલથી ઘરે જતી બાળકીને ટ્રકે કચડી દીધી છે। અમરોલીમાં પગપાળા જતી બાળકીને ટક્કર મારી
ચાલકે બ્રેક મારવાની બદલે ટ્રકને પૂરપાટ ભગાવી. ટ્રકની અડફેટે આવતા બાળકીનું ઘટના સ્થળે જ મૃત્યુ થયું. દિવસમાં મોટા વાહનોની શહેરમાં છે પ્રવેશબંધી છતાં શહેરોમાં ટ્રકો ફરતા રહીશોમાં પણ રોષ છે કે જ્યારે મોટા વાહનો પર દિવસના સમયમાં પ્રવેશબંધી છે તો આ ટ્રક અહીંયા ઘૂસ્યો કેવી રીતે, અને ઘૂસ્યા બાદ તેને રોકવા વાળું કેમ કોઈ ન હતું. આ તરફ આ સીસીટીવીમાં સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે કે એક બાળકી રસ્તો પસાર કરી રહી હતી, તે દરમિયાન ટ્રક ચાલક તેને કચડીને આગળ વધી જાય છે. તો સ્કૂલેથી ઘરે જતી હોવાની હાલમાં માહિતી મળી રહી છે. બાળકીનું ધ્યાન હતું કે તે રસ્તો ક્રોસ કરી રહી છે, પરંતુ ટ્રક ડ્રાઈવર કે જેણે બ્રેક મારવાના બદલે એક્સિલેટર આપી દીધું હોવાનું આસપાસના જે લોકો છે તેઓનું કહેવું છે. પ્રત્યક્ષદર્શીઓનું માનીએ તો ટ્રક ડ્રાઈવરે બ્રેક મારવાના બદલે સ્પીડ વધારી દીધી હતી, જેના કારણે આ દુર્ઘટના ઘટી. આ દુર્ઘટનામાં એક બાળકીએ પોતાનો જીવ ખોવાનો વારો આવ્યો છે. બાળકી શાળાએથી પોતાના ઘરે જઈ રહી હતી, તે દરમિયાન આ અકસ્માત થયો. એ પણ સવાલ ઉભો થઈ રહ્યો છે કે આ ટ્રક સુરતની અંદર ફરી રહ્યો હતો કે જ્યાં આગળ મોટા વાહનો પર પાબંદી છે, તો ખુશીઓ કેવી રીતે? વધુ માહિતી મેળવીશું ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા કીર્તેશ પાસેથી. કીર્તેશ, આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને હાલમાં વધુ શું અપડેટ મળી રહી છે? કેવી રીતે પોલીસે પકડવા માટેના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે આરોપીને? બિલકુલ સિદ્ધાર્થ, શુક્રવારના દિવસની આ ઘટના છે. પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતી ધોરણ 7ની વિદ્યાર્થી દિશા પોતાના સ્કૂલેથી પોતાના ઘરે અમરોલી વિસ્તારના છાપરાપાટા ખાતેના ઘરે જઈ રહી હતી, ત્યારે ત્યાંથી પસાર થતા એક કાળમુખી ટ્રકે આ કિશોરીને અડફેટમાં લીધું હતું, જેને લઈને કિશોરીનું ઘટના સ્થળે મોત થયું હતું. સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે. ઘટનાને લઈને સ્થાનિક લોકોએ ટ્રક ડ્રાઈવરને પકડી પોલીસના હવાલે કર્યો હતો. જો કે સૌથી મોટો સવાલ થાય છે કે દિવસ દરમિયાન ભારે વાહનો પર સિટી વિસ્તારમાં પ્રતિબંધ હોવા છતાં આ કાળમુખી ટ્રક સુરતના રસ્તાઓ પર કેવી રીતે ફરી રહી હતી? સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ હતી. આરોપી પકડાઈ ગયા માત્ર ગણતરીના કલાકોમાં જામીન પર મુક્ત થઈ ગયો હતો. તેને લઈને લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે પોલીસની ઢીલી નીતિને લઈને આવા વાહનો યમરાજની જેમ રસ્તે ફરે છે, અકસ્માત સર્જે છે, લોકોને મોતને ઘાટ ઉતારે છે, ત્યારબાદ ગણતરીના કલાકોમાં તેઓ છૂટી જાય છે. જોકે પોલીસે આ ગુનામાં સમગ્ર મામલે ગુનો દાખલ કર્યો, પણ જે ગાડી કબજે લેવામાં આવી ના તો કહી શકાય તેની પીયુસી હતી કે ના તો તેનો વીમો હતો. એટલે કે તમામ રીતે પોલીસની બેદરકારી ઢીલી નીતિને લઈને આ બાળકીએ પોતાનો જીવ ગુમાવવાની વારી આવી છે. જોકે હવે બાળકીના મોત બાદ પોલીસ માત્ર કાગળ ઉપર ગુનો દાખલ કરી કાર્યવાહીનો દેખાવ કરી રહી છે. કીર્તિશ, સૌથી મહત્વની વાત એ પણ છે કે જ્યારે આ બાળકીનું મૃત્યુ થઈ ગયું ત્યારે પોલીસ તપાસ હવે પકડવામાં આવે આરોપીને, તે તો વાત છે, પરંતુ આ ટ્રક અંદર ઘૂસી ગયો કે શહેરી સમય એ દિવસનો સમયો છે કે જેમાં શહેરની અંદર મોટા વાહનો પર પાબંદી છે, તો કેમ આ ટ્રક અંદર ઘૂસ્યો, તેને રોકવામાં ન આવ્યો? બિલકુલ સિદ્ધાર્થ, સમગ્ર ઘટનામાં પોલીસની ઘણી બધી ઢીલી નીતિઓ છે. સૌપ્રથમ તો પ્રતિબંધ હોવા છતાં સિટી વિસ્તારમાં ટ્રક કેવી રીતે આવી? સૌથી મોટો સવાલ છે કે આ ટ્રકની પીયુસી નથી, કહી શકાય એનો ઇન્સ્યોરન્સ નથી, તે છતાં આ ટ્રક તેના રસ્તા પર ફરે છે. એટલે કે પોલીસ દ્વારા કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે? જો માત્ર ટુ વ્હીલર ચાલક જો પકડાય છે, હેલ્મેટ નથી પહેર્યો અથવા પીયુસી નથી, તો પોલીસ તેને દંડ કરતી હોય છે, તેની ગાડીઓ જમા લઈ લીધી હોય છે. ત્યારે આ જે કાળમુખી ટ્રક રસ્તા પર યમરાજ બનીને દોડે છે, તો આરટીઓ કે ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા આ ટ્રકોનું ચેકિંગ કેમ કરવામાં નથી આવતું? એટલે કે પોલીસની આ કામગીરી પર ચોક્કસપણે મોટા સવાલો ઉભા થયા છે. આભાર કીર્તિશ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો હાલમાં પોલીસની કામગીરી ઉપર પણ સવાલ છે કે આ વાહન અંદર આવ્યું તો આવ્યું કેવી રીતે, ને ત્યારબાદ આ જે બાળકીનો જીવ ગયો છે તેના માટે ટ્રક ડ્રાઈવર સાથે પણ અન્ય લોકો કોણ જવાબદાર છે? અને હવે વાત ડ્રગ્સ મુક્ત ગુજરાતની. તો ડ્રગ્સ મુક્ત ગુજરાતની ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ઝુંબેશમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય રાજેશ ગોહિલ પણ જોડાયા. એક ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે નશો વિનાશ નોતરે છે, જે અત્યારે યથાર્થ થઈ રહ્યું છે. લોકો નશા તરફ જે વળી રહ્યા છે, એ નશો ખરેખર કુટુંબ અને પરિવારને બરબાદ કરે છે, યુવા ધનને બરબાદ કરે છે. ત્યારે આ ગુજરાત અને ભારત પણ નશા મુક્ત થવું જોઈએ, ડ્રગ્સ મુક્ત થવું જોઈએ, એમાં હું મારે સુર પુરાવું છું.